जी स्टूडेंट्स, सो सेक्शन बी हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम सेक्शन सी देख रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है। अच्छा, तो इस क्वेश्चंस में अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मेरा ख्याल है शायद टाइपो है। मेरा ख्याल 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं। सो एक कुछ मिस्टेक हुई है, सही इसको आप समझें कि ये आपके पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, सो आपको कोई 2 पार्ट्स करने हैं, 3, 4, 5, क्योंकि 3 गिवन है आपको और 15 मार्क्स का एक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच क्वेश्चन इक्वल्स टू 7.5 वेटेज। ठीक है, सो क्वेश्चन 3 के अंदर द मेजरमेंट ऑफ द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन मीडियन मॉड। सो गाइज आपको हाइट्स गिवन है और मीन मीडियन मालूम करना है। थोड़ा डेटा को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स की हाइट जो है ये मेरा ख्याल है सेंटीमीटर में होगी। सो 135 744 के बिटवीन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी या कहते हैं तादाद जो है 5 है। इसी तरह 145 और 154 के बिटवीन जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद 14, सो ऑन इस तरह से। सो सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं कि 165 और 174 के बिटवीन है, जिनके 32 है। ठीक है, सो इस नंबर को हम बाद में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है वही आपके पास क्या होती है, मोड क्लास होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कहीं मोड छुपा हुआ है और वो हम ढूंढ निकालेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मीन मालूम कर लेते हैं। मीन के लिए मैं टेबल बना लेता हूँ, सही है। ओके, जो हमारे पास काम आ जाएगा मीन के अंदर। ठीक है, सो ये वैल्यूज़ है, एक वर्टिकल टेबल बनाते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है ये सही। सो उसके बाद मैं लाइन लगा लेता हूँ। ओके, सही। सो दिस इज अ हाइट कॉलम। सो दिस इज अ अच्छा फ्रिक्वेंसी। सो डायरेक्ट मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ओके। सो इसके बाद मीन निकालने के लिए आप लोगों को याद होगा, जो मीन का फार्मूला आपके पास होता है वो होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। और अगर आपके पास ग्रुप डेटा गिवन हो, जैसे कि ये गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, सो वो वही आपके पास होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। सो गैस, इसके अंदर आपके पास एफ तो है बट एक्स गिवन नहीं है, एक्स मसला नहीं है, वो मैं मिड पॉइंट से निकाल लूँगा। जो मिड पॉइंट होगा वही मेरे पास क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, सो गाइस, मीडियन के लिए मीडियन का फार्मूला अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख देते हैं मीडियन का फार्मूला। इसे मैं टिल्डा से शो कर रहा हूँ। वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास एल प्लस समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। सो एल बेसिकली आपके पास क्या होता है, लोअर बाउंड होता है, तो इसके लिए मेरा ख्याल आपको क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सी बी लिख रहा हूँ, इसका मतलब हो गया क्लास बाउंड्री। सही है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी आप लोगों को फार्मूले में, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एच आपको मालूम है, एफ होगा जो कि आपके पास टारगेटेड मीडियन क्लास होगी आपके पास। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, उसके बाद फिर मीडियन, फिर उसके बाद मॉड। सो ये बेसिकली आपके पास हाइट है। सो ये हो जाएगा आपके पास 135 और 145, 55, फिर 165, 175 और 185। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये आपके पास 144 54, सो ये 164 और ये 174, सो दिस इज 184, दिस इज 194। ठीक लिखा है मैंने। फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है 5, 14, 25, 32, 16 और 8। सो ये कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? 134 प्लस 135। मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लेते हैं, उन दोनों को ऐड कर देंगे। 135 प्लस 144 divided by 2, which is equals to 135 plus 144 divided by 2। तो आंसर आपके पास 139। 139.5। तो स्टूडेंट इस तरह से आप सारे मिड पॉइंट्स मालूम कर लेंगे, इजी है। अच्छा, मैं जिस तरीके से मिड पॉइंट मालूम करूँगा, मुझे मालूम है यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो है बेसिकली वो क्या है? एच है। सही है, एच बेसिकली आपके पास क्या है? एच मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है 145 माइनस 10, 135 10 है। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ अगला जो पॉइंट्स मेरे पास आएगा वो जस्ट मैं इसके अंदर 10 ऐड करके निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 149.5। तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट लेके आपके पास ही आएगा। इससे नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो मैं 10 ऐड करके निकाल सकता हूँ, तो दिस हो जाएगा 159.5। फिर इसमें ऐड करके निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा 169.5। फिर इसमें ऐड करके निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा 179.5 और ये क्या हो जाएगा 189.5। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मिड पॉइंट निकल गया है। सो अब मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, ये वाला कॉलम मैं बनाना भूल गया हूँ। सो एफ टाइम एफ वाला कॉलम बना लेते हैं। इस समय में हो जाएगा आपके पास एक्स टाइम। सही है, फाइंड आउट करें। सो 139 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं ये आपके पास आ गई हैं 697.5। ठीक है, उसके बाद आ गए 149.5 मल्टीप्लाई बाय 14। So this is becomes 2093। फिर आपके पास आ गया 159, 159.5 multiply by 25। So this become 3987.5। फिर आपके पास हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 169। So this become 54424। ठीक है स्टूडेंट्स, सो so 179.5 multiply by 16। So this become 2872। ठीक है, और उसके बाद 189.5 मल्टीप्लाई बाई 8, 1516।
तो गाइस इस तरह से आपने फाइंड आउट कर ली है एक्स टाइम एफ। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एफ ऐड कर लेता हूँ। 5 प्लस 14 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, तो दिस बिकम 100, ठीक है। और उसके बाद 6 9 7.5 और प्लस 2093 प्लस 3987.5, ओके 39 प्लस 54 प्लस 2872 प्लस 1516, तो ये हो गया 16,590, 16,519, ठीक है। सो यूज़ करते हैं फार्मूला। फार्मूला मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। दिस इज द मीन का फार्मूला। ये हो गया आपके पास 1600 5,590 डिवाइडेड बाय 100। सो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है 165.90, सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास मीन निकला है। इसके बाद हम देखते हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए एल के लिए आपको क्लास बाउंड्री चाहिए, क्योंकि आपके पास लोअर बाउंड होता है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री के लिए मुझे एक कॉलम बनाना होगा, ठीक है, सही। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये थोड़ा सा जो मैंने काम किया है इसे मैं नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, और इसे थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे लेके आते हैं। सो तो ये क्लास बाउंड्री की मैंने कॉलम बनाया है, ठीक है गाइस। लिख देते हैं सी बी। सो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आपको मालूम है कि फर्स्ट जो है आपने एज इट इज लिखना है, दिस इज 5, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी में हम इसको ऐड करते हुए जाना है। सो मार्कर चेंज करते हैं, ग्रीन मार्कर ले लिया मैंने। 5 और 14, दिस इज इक्वल्स टू 19, 19 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 35, 1 माइनस 34, ठीक है। 34 प्लस 32 ये हो जाएगा 66, सही। 66 प्लस 16 76 82, तो गाइस 82 प्लस 8 90। सो आपके पास बेसिकली 100 आना चाहिए। इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है ऊपर कैलकुलेशन में। फिर से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। 5 5 14 19, 19 प्लस 25, यहाँ मुझे मिस्टेक हुई, ये हो गया आपके पास 44, ठीक है। 44 प्लस
32, this is 76, so this is 92 और +8, ये आपके पास हो गया। तो जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी आपके पास। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने ठीक से कैलकुलेट की है। ठीक है, सब क्लास बाउंड्री किस तरह से निकालते हैं? तो गाइस क्लास बाउंड्री के लिए आप क्या करते हैं, इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो करके देखते हैं क्या आया आपके पास। तो आपके पास आया है 145 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 2 जो कि हो गया 0.5। 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया और अपर लिमिट में मैंने ऐड कर दिया। इस तरह से जो कॉलम आपके पास आएगा वो क्लास बाउंड्री होगी। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 135 में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 0.5 तो ये हो जाएगा 134.5। इसी तरह इसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूंगा 144.5। सो गाइस इसी पैटर्न पे मैं पूरा कॉलम रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, सो मुझे पता है h क्या है, h 10 है, तो इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू जो हो जाएगी इसकी हो जाएगी 144.5। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 155 154.5। इस तरह हो जाएगी 164.5। इसी तरह हो जाएगी 174.5 और इसी तरह हो जाएगी 184.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो ये आपके पास हो जाएगा 154.5 164.5 174.5 184.5 और ये हो जाएगा आपके पास 194.5। इस तरह से गाइस आपने क्लास बाउंड्री भी मालूम कर ली है। ये किस लिए मालूम की है, क्योंकि फार्मूले में जो आपके पास मीडियन का फार्मूला है उसके अंदर एल जो है बेसिकली वो आपके पास लोअर बाउंड्री है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उस क्लास से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी कहलाती है, फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास टारगेटेड वैल्यू होगी। तो ये आपके पास मीन था जो कि आपने सक्सेसफुली फाइंड आउट किया। अब मीडियन है, सो मीडियन के लिए एल, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इस डेटा के अंदर मेरी टारगेटेड ड्रॉ कौन सी है। आसान सा तरीका है, ये जो आपके पास होता है ये आपको बताता है बेसिकली आपके पास टारगेटेड रो कौन सी है। तो बेसिकली समीशन एफ बेसिकली आपके पास है समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2। सो समीशन एफ बेसिकली आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आपके पास आ गया 50। सो गाइस आपने ये देखना है कि 50 जो है वो किस इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, किस इंटरवल में पॉसिबल है, तो उसके लिए आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। सो देखते हैं 5 19 44 76। इसका मतलब 44 और 76 के बिटवीन आपके पास मीडियन है, क्योंकि मीडियन की वैल्यू जो आई है आपके पास अराउंड 50 आई है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आप तो समार कर लेते हैं, ग्रे ले लेते हैं, ग्रे नहीं ऑरेंज लेते हैं। तो इसको असल में शेयर करना चाह रहा था, चलो ठीक है। सो गाइज बेसिकली ये आपकी टारगेटेड रो है जिसमें से आपने मीडियन निकालना है। और ये रो का मुझे कैसे पता चला, समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2।
जो नंबर आया उसे मैंने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखा है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 5, 19, 44, 76। इसका मतलब 50 जो है वो 44 और 76 के बिटवीन है। तो जो भी बाद वाली रो होगी वो हम ले लेंगे, ठीक है। सो अब इसके अंदर हम अपनी लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेबलिंग किस तरह से करते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं कि मेरे पास लोअर लिमिट क्या होगी। लोअर लिमिट मेरे पास हो जाएगी 164.5, ठीक है। ये लोअर लिमिट हो गई मेरे पास। फार्मूले में वो चीज़ें मेरे पास क्या है, मेरे पास एफ है फ्रिक्वेंसी। सो क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो बेसिकली 32 है, ठीक है गाइस। सो क्लास की फ्रिक्वेंसी है एच। एच मुझे मालूम है, एच बेसिकली मेरे पास 10 है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस होता है, सही है। एच बेसिकली 10 हो गया, ओके। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गाइस, आपकी जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। तो इस केस के अंदर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास हो गई दिस वन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू सारी पुट कर देते हैं अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो दिस इज अ मीडियन। तो एल मेरे पास तो 164.5, देखते हैं यही है जी हाँ, 164.5 प्लस समीशन एफ 100, मुझे पता है ये 50 होगा क्योंकि मैं पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूँ, माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है बेसिकली 44 है आपके पास। तो डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी है आपके पास 32, मल्टीप्लाई बाय एच जो है वो आपके पास 10 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करता हूँ और अपना आंसर मालूम कर लेता हूँ। तो 164.5 प्लस फ्रैक्शन 50, क्योंकि मुझे पता है ये 50 है, फिर माइनस 50 माइनस 44 डिवाइड बाई 32, मल्टीप्लाई बाय 10। सिंपल, जस्ट कैलकुलेटर में मैंने वैल्यूज पुट की है, आंसर देखते हैं। आंसर आया आपके पास 166.37। तो आंसर है 166.37। तो गाइज आपने इस तरह से मीडियन मालूम कर लिया, ठीक है। तो अब आपके पास रह गया मॉड। ऐसे करता हूँ मॉड भी यहीं पे मालूम कर लेता हूँ। तो मॉड का फार्मूला मैं लिखता हूँ इसे एक्स कैप से, ठीक है। एल अगेन लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री, ठीक है। प्लस दिस इज एफ एम फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड क्लास माइनस एफ एम माइनस 1। इसका मतलब मोड क्लास से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी इस तरह एफ एम टू एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 प्लस 1। तो गाइस एफ एम माइनस 1 का मतलब ये है कि वो जो आपकी मोड फ्रिक्वेंसी है, मोड क्लास की फ्रिक्वेंसी, उससे पहले वाली एफ एम माइनस 1 हो जाएगी, तो बाद वाली एफ एम प्लस 1 हो जाएगी। सिंपल, इसके अंदर और ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप टारगेटेड फ्रिक्वेंसी पहले ढूंढते हैं, हमारे पास टारगेटेड रो कौन सी है। सो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है। याद होगा आप लोगों को, हमने देखा था कि दिस इज अवर हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है गाइस। सो दिस इज हाई फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब ये जो है आपके पास, ये आपके पास मोड क्लास है। कौन सी क्लास है ये आपके पास, ये आपके पास बेसिकली मोड क्लास है। सो यहाँ पर इत्तेफाक से जो आपके पास मीडियन क्लास थी वही इत्तेफाक से आपके पास मोड क्लास है। सो कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि मीडियन क्लास अलग होगी और मोड क्लास अलग होगी, क्योंकि मोड जो है वो आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी वैल्यू होती है। सो इसमें जो मीडियन क्लास है इत्तेफाक से उसी के अंदर ही हाई फ्रिक्वेंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि यही आपकी क्या हो गई, मोड क्लास हो गई।
ठीक है स्टूडेंट। सो मोड क्लास में अब आपको पता चल गया ये आपके पास क्या हो गया, ये तो हो गया एफ एम। सो एफ एम से पहले वाला क्या हो जाएगा, एफ एम -1, और एफ एम के बाद वाला क्या हो जाएगा, एफ एम +1। ठीक है, छोटा सा है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक। सो एल बेसिकली आपके पास था, एल तो वही रहा 164.5। वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, इसकी जो लोअर लिमिट है वो 164.5 है, एफ एम जो है 32 है, ये 25 है, एफ एम +1 16 है, और मल्टीप्लाई बाय एच, एच भी सेम ही है। सो यहाँ मैंने एच नहीं लिखा। ठीक है। सो ये आपके पास बेसिकली मोड क्लास जो आई है आपके पास वो 32 माइनस 25 और 16, 25 2 टाइम 32 माइनस 25 माइनस 26 बल्कि 16 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, चेक करते हैं, सही है। 25 32 16 यही फ्रिक्वेंसी है, ये मैंने बिल्कुल सही पुट की है। अब जस्ट क्या काम रह गया है मेरा, कैलकुलेटर के अंदर मुझे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, मैं फिर से कर लेता हूँ, 164.5 प्लस 32 माइनस 25 डिवाइडेड बाय टाइम 32 माइनस 25 माइनस 16 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो 167.54 is a mod class। तो गाइस इस तरह से आपने मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे इनमें रिलेशनशिप क्या है तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मीन जो था 165 था। सो मीन जो था सबसे लेस देन है, उसके बाद फिर मीडियन है, और फिर उसके बाद मॉड है। मीडियन और फिर मॉड। तो गाइस वैसे ये पूछा तो नहीं है, बट एक ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। सो ये जब आपके पास होता है, जब इसमें मीन छोटा हो, फिर मीडियन हो, फिर आपके पास मोड हो, तो उसका मतलब डेटा जो है वो लेफ्ट स्क्यूड होगा आपके पास, सही है ना, क्योंकि ज़्यादा स्प्रेड लेफ्ट की तरफ होगा। सो नेगेटिव स्क्यूड भी कहलाता है ये। ठीक। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट लेस्पेयर पार्शियल फीचर्स इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 2010 एज अ बेस ईयर। तो गाइस ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और जल्दी भी हो जाता है, तो इसे अटेम्प्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेस्पेयर पार्शियल ऑफिशियल इंडेक्स नंबर मालूम करना है और 2010 जो है वो बेस ईयर लेना है, तो हम टेबल बनाने वाले थे। ठीक है, सो मैं एक टेबल बनाता हूँ, और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इनके फार्मूले क्या होते हैं, ताकि उसके हिसाब से आप लोग टेबल तैयार कर सकें। सो फार्मूला में लिखने की बजाय मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उसका। ठीक है, सो किस तरह से देख सकते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट इसका। ओके, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, बड़ी है स्क्रीन, तो मैं इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेता हूँ। सो गाइज, ओके, ऊपर का जो स्पेस है वो मैंने टेबल बनाने के लिए रख लिया है। ठीक है, सो इसके अंदर आप देखें, ये आपके पास लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर है, और ये पाशस है, और ये फिशर है।
सही है। सो बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास एक तरह से वेटेड इंडेक्स नंबर होता है। वेटेड का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ना कोई वेट लगा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल के इस तरह से आप मालूम करते हैं, नॉर्मल जो आप मालूम कर रहे होते हैं वो समीशन। गाइस एक मिनट। सो पेन इज नॉट वर्किंग, लेट मी। सो गाइस नाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। सो लेट्स पे पार्शियल इंडेक्स हम देख रहे थे वेटेड इंडेक्स नंबर। सो यूजुअली जो आप इंडेक्स मालूम करते हैं, प्राइस इंडेक्स, वो बेसिकली क्या होता है, करंट प्राइस, ठीक है, इसको जिसको हम 1 से शो कर रहे होते हैं, P1 से, और डिवाइडेड बाय बेस प्राइस, ठीक है, सम ऑफ बेस प्राइस, सो मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम कर रहे होते हैं। और वेटेड का मतलब होता है कि हम कोई ना कोई वेट ऐड कर देते हैं इनके साथ, वो इन टर्म ऑफ क्यू हो सकता है, ठीक है, क्वांटिटी। सो गाइस जब हम इस क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल ये क्यू जो है अगर हम बेस ईयर ले लें, सो दिस बिकम लेस पेयर, ठीक है। और अगर यही क्यू जो है हम करंट ले लें, तो दिस बिकम पाशस। और अगर जब दोनों का प्रोडक्ट ले लें, फॉर एग्जांपल लेस पेयर और पाशस का, तो वो बन जाता है फिशेस, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये आपके पास 1 0 0 0। सो दिस इज द टोटल एग्रीगेटिव के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और क्यू जो है वो वेटेड के लिए कर रहे होते हैं। जब क्यू आप बेस ईयर ले लेंगे तो डेफिनेटली वो लेस पेयर बन जाएगा, सही है। क्यू अगर आप करंट ईयर ले लेंगे तो वो आपके पास पाशस बन जाएगा। उन दोनों का अगर प्रोडक्ट ले लेंगे एल क्रॉस पी का, तो वो आपके पास फिशर बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपने देखा कि आपको जो चाहिए आपके पास, अगर मैं कहूँ तो ये आपके पास बेसिकली, फिर से लिख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए, ठीक है। सो दिस बिकम, मैं अपना टेबल बनाता हूँ, ठीक है। सही। तो अब मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ। सो बेसिकली ये आपके पास हो जाएगा पी नॉट, दिस बिकम P1, P नॉट, Q नॉट, P1, Q1। सो P1 Q नॉट, P नॉट Q नॉट, और इसी तरीके से बाकी दो भी मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है एक एक्स्ट्रा कॉलम मेरे पास बच जाएगा, चलें इसे रहने देते हैं। सो ये बेसिकली आपके पास 2010 के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सो दिस बिकम 2010, और दिस इज 2011, ठीक है। सो ये आपके पास हो जाएगा पी नॉट, और दिस बिकम क्यू नॉट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे ऊपर कहा था, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये आपके पास लिखा हुआ है 2010 एज अ बेस ईयर, ठीक है गाइस। सो 2011 आपके पास हो जाएगा P1, और ये आपके पास हो जाएगा Q1, ठीक है। सो जो मुझे चाहिए वो बेसिकली लेस पेयर के लिए मुझे चाहिए होता है P1 Q नॉट, P नॉट Q नॉट, ठीक है। इसी तरह पाशस के लिए मुझे चाहिए होगा P1 Q1, P नॉट Q नॉट। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को फार्मूला दिखा देता हूँ, ये देखिए, सही। लेस पेयर के लिए मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी तरह पाशस के लिए मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और फिर ये प्रोडक्ट चाहिए, और फिर इनका मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, ओके। सो वैल्यूज़ जो हैं वो हम लिख लेते हैं। ये बेसिकली आपके पास है 10, और फिर आपके पास 15, 25, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 15, 20, 10, दिस इज इक्वल्स टू 12,
16, 20, 30, 22 एंड 15। ठीक है, P1 Q0, सो ये आपके पास हो जाएगा 12, 15 सा 12, 15 सा आपके पास हो जाएगा 180। ठीक है, फिर आपके पास हो जाएगा 20, 20 सा 400। सही है, इस कैलकुलेशन के लिए मेरा ख्याल है कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। और 3 10 सा 300। ओके, सो P0 Q0 10 15 सा 150, 10 2 सा 300, 20 10 सा 250। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, P1 Q1, सो 12 16 था, सो 12 15 था तो मैं निकाल चुका था। 180 था तो 12 16 हो जाएगा 192। इसी तरह 20, ये हो जाएगा 20, 20 को 22 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 440, 440। ठीक है, सो P1 Q1 15 3 450। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन साथ के साथ आप भी चेक करते जाएं, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो फिर मुझे काइंडली एड्रेस कर दिएगा। वालेकुम अस्सलाम। सो P0 Q0, P0 Q0 तो गाइस मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, तो बेसिकली ये आपके पास होने वाला है P0 Q1 बेसिकली। ठीक है, सो P1 P0 Q1, P0 ये है आपके पास, Q1 ये है। 10 16 का 160 हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 को 22 टाइम्स कर लेंगे। सो 15 को अगर मैं 2 टाइम्स करूँगा, 22 टाइम्स करूँगा तो वो बेसिकली हो जाएगा आपके पास 330। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा, कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। तो गाइस ये आपके पास हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 15 और 375। ठीक है, और गाइस अब इनका सम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 180 प्लस 400 प्लस 300, so this become 880। 150 plus 300 plus 250, this becomes 700। ठीक है स्टूडेंट्स, 192 प्लस 440 प्लस 450, 1082। ठीक है, तो 160 प्लस 330 प्लस 375 हो जाएगा आपके पास 865। तो अब मेरा ख्याल है कि मैं डायरेक्ट अपने वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ। सो फार्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ पुट करता हूँ। सो दिस इज P1 Q1, P1 Q0 और P0 Q0। तो ये आपके पास आ जाएगा 880 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, इसी तरह ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास
1082 डिवाइडेड बाय 865 और मल्टीप्लाई बाय 100। दोबारा से चेक कर लेते हैं। P1 Q1 का सम 1082, P0 Q0 Q1 का सम 865। सो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा, सही। सो कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं वैल्यूज़ और फिर ये बिल्कुल आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। सो 880 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 100, 125.71, 5.7, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1082 divided by 865 or multiply by 100. So this become 125.086. सो फिशर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते 125.71 मल्टीप्लाई बाय 125.08, ठीक है। तो कैलकुलेटर से देख लेते हैं क्या वैल्यूज आ रही हैं। 125.086 मल्टीप्लाई बाय 125.71, ठीक है। जो भी आंसर आया है उसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट आंसर। सो दिस बिकम 125.39, ठीक है। दिस सफिशिएंट, सो इसको एक्स से भी आप डायरेक्ट शो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपने लास्ट पेयर पार्शियल ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर मालूम कर लिए। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर भी बिल्कुल इस तरीके से रख के और दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट में डाल के लास्ट पेयर पार्शियल इक्वल्स टू कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। So two balanced dice are rolled together. Find the sample space. The probability of sum of dots on the top faces of the both dice is 11. The probability of getting the same number of dots on the top faces of both the dice. So गाइस इजी। सबसे पहले मैं आप लोगों को सैम्पल स्पेस दिखा देता हूँ, उसके बाद सैम्पल स्पेस बना भी लेंगे, ठीक है। सो मैं एक इमेज लेके आता हूँ ताकि आइडिया हो आप लोगों को। तो गाइज यही पॉसिबिलिटी है आप लोगों के पास। अगर आप टू डाइस अगर आप रोल करें तो आपके पास यही पॉसिबल है। हो सकता है आपके पास 1 1 आ जाए, हो सकता है आपके पास 2 1 आ जाए, हो सकता है आपके पास 3 1 आ जाए। यानी जो भी हैं सामने आप देख सकते हैं, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास जो आ सकती हैं, ठीक है। सो सैम्पल स्पेस आपके पास क्या होता है, टोटल आउटकम्स होते हैं। टोटल आउटकम्स को हम ऐसे शो करते हैं। सो टोटल आउटकम्स को हम शो करते हैं ऐसे। सो मैं कैसा करता हूँ, सैम्पल स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है। सो अब दूसरी रो, ठीक है, 2,1। ओके, सो ये ऑर्डर मेरे ख्याल से चेंज हो गया है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये बेसिकली जो रो है इसको मैंने पहले कॉलम में लिख दिया है और कॉलम को रो में लिख दिया है। तो आप जैसे चाहें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ, ये 2,1, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख रहा हूँ, ये वाली कॉलम लिख रहा हूँ। ठीक है, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, और 2,5, 2,6। ठीक है गाइज, इसी तरह 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ठीक है, इसी तरह 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। इसी तरह 4, 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। इसी तरह 6,1, तरह 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपका आंसर है पार्ट ए का, जिसमें आपने सैंपल स्पेस बना लिया है और आपके पास टोटल सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आए हैं, वो बेसिकली आपके पास 36। ठीक, अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसके अंदर आपने बतानी प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डॉट ऑन द टॉप फेसेस ऑफ बोथ द डाइस इज 11। सो बेसिकली आपने देखना है, सम देखना है, ठीक है, जो कि 11 हो। सो गाइस, अगर आप इन दो का सम करें तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर इनका सम करें 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 और 2 का सम करें तो 7 हो जाएगा, 6 और 2 का सम करें तो 11 हो जाएगा। सही है। सो गाइज, आपके पास 6 और 2 का सम 8 हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। ओके, 6 और 5 11, 6 6 12। इसका मतलब एक तो मेरे पास ये है और दूसरा ये है। इसका मतलब इन दो के अलावा मेरे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सो पार्ट बी के अंदर, सो एन एस तो मुझे पता है, टोटल आउटकम जो है वो है आपके पास 36। मैं लिख लेता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, सम ऑफ डॉट, सम जो है सम ऑफ डॉट, तो पूरा ही लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए क्या है, बेसिकली पी ऑफ ए है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 11। ठीक है, सम 11, सम 11। ठीक है, सम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 11, इससे समझ जाएं कि डाइस की बात हो रही है। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि होता है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, साफ दिख रहा है। अगर मैं लिखना भी चाहूँ, बेसिकली ए सेट जो है उसके अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, उसके अंदर आ सकते हैं 5,6 और 6,5।
सो गाइस, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास हैं सिर्फ 2 और टोटल आउटकम है आपके पास 36। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास हो जाएगा 1/18। सो ये आपके पास आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डॉट ऑन द टॉप फेसेस ऑफ बोथ डाइस जो है वो आपके पास है 1/18। ठीक, अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑफ द डॉट्स। सो आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि सेम नंबर के लिए मैं कहता हूँ ग्रीन पेन ले लेता हूँ। सेम नंबर एक तो आपके पास ये है 1, इज 1, सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर, और जैसे 6। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ आपके पास यही होगा। तो गाइस ये जो है आपके पास सेम नंबर है। तो अगर मैं लिखता हूँ BC, तो इसको मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ऑफ सेम सेम नंबर ऑन डाइस। ठीक है, सो गाइस इसके लिए मैं बी बना लेता हूँ। बी सेट जो है आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगा, बी आपके पास बन जाएगा 1,1, 2, ओके, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। ठीक बनाया मैंने। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके पास, आप इजीली गिन सकते हैं, ये आपके पास 6 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी बी बेसिकली है एन बी डिवाइडेड बाय एन, यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आपको याद होगा 36 है और फेवरेबल आउटकम्स आपके पास जस्ट 6 है। सो आपके पास आंसर है 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपका ये क्वेश्चन भी है बेसिकली कंप्लीट हो गया है और मेरा ख्याल है 2017 हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर कोई करेक्शन करवानी हो, कोई टाइपो हो, तो वो उसकी भी आप निशानदेही कर दें ताकि फिर उसे हम ठीक कर लें। तो गाइज अब नेक्स्ट ईयर में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है गाइज।